हेलो बच्चों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे कि पहला है श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया हम लोग सांस लेते हैं, इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। दूसरा है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, भोजन जो हम लोग स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेते हैं और पचते पचते वह ग्लूकोज के रूप में आ जाता है, तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि फर्मेंटेशन के द्वारा बनते हैं, जैसे कि पाव रोटी वगैरह हम खाते हैं तो इसका किण्वन होता है। धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि बबल्स आने लगता है, तो किण्वन जैसे अंगूर के किण्वन से अंगूर का किण्वन होता है। और बहुत सारी शराब भी इसी किण्वन के द्वारा बनाया जाता है, इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया होता रहता है और हम लोग का जीवन चलता रहता है। तो हम अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में देखेंगे कि परिभाषा इसका क्या कहता है। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ जिसको हम अभिकारक कहेंगे, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और भिन्न गुण वाले नए पदार्थ जिसको हम प्रतिफल कहेंगे, नए पदार्थ जिसको हम प्रतिफल कहेंगे का निर्माण करते। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जिसको अभिकारक कहेंगे आपस में मिलते हैं और भिन्न गुण वाले नए पदार्थ यानी जिसको प्रतिफल कहेंगे का निर्माण करते हैं। अब एक टर्म आ गया अभिकारक। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं।
अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट भी कहते हैं, तो रिएक्टेंट। अब एक दूसरा टर्म यहां पर हमने देखा, प्रतिफल। प्रतिफल, इसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रतिफल किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद, अंग्रेजी में उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। H2 प्लस Cl2, ये 2HCl, यानी ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है और क्लोरीन जो है एक अलग पदार्थ। तो हाइड्रोजन अलग पदार्थ है, क्लोरीन अलग पदार्थ है। ये दोनों जब मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है, क्लोरीन का अपना अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, जिसका अपना अलग प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों जो रिएक्शन में भाग लिए, अभिक्रिया में भाग लिया, इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट या अभिकारक। और जो अभिक्रिया के बाद बना, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट या प्रतिफल, या फिर इसको उत्पाद भी कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म सामने में आया, अभिकारक और प्रतिफल। यानी रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो अभिकारक और प्रतिफल यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। अब उसको एक इक्वेशन से यहाँ पर मैंने दिखाया, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में मिला और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, तो ये दोनों अभिकारक हो गया, बनने वाला पदार्थ प्रतिफल हो गया। शब्दों में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में टूटकर या जुड़कर पुनर्गठित होकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ टूटकर या जुड़कर या
पुनर्गठित होकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि अब टूटने का एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। CaCO3 जब टूटता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये टूट करके दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके आगे है, इसको लिख लीजिए पहले। अब इसके आगे है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहला जो है गैस की उत्पत्ति, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। जैसा कि एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि Zn है, जिंक है, और ये HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है। तो ZnCl 2 + H2 गैस का निर्माण करता है। अब इसको क्या कहते हैं, संतुलित करते हैं। तो यहां पे 2 लगा दिया। तो देखा जाए Zn जो है Cl से रिएक्शन कर लिया, ZnCl2 बना दिया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, ये अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप वैसा पदार्थ होता है जो किसी भी सॉल्यूशन में अघुलनशील हो और नीचे में बैठ जाओ, यानी घुले नहीं और नीचे में बैठ जाता हो। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो कि उस सॉल्यूशन में नहीं घुलते हैं और नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं। तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। NaCl + AgNO3। NaCl + AgNO3। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड,
क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। तो Cl जो है Ag के साथ रिएक्शन कर लिया, क्या बना दिया? AgCl, और ये नीचे बैठ जाता है, यही अवक्षेप है। और इसके साथ दूसरा जो बनता है NaNO3, NaNO3, तो ये अवक्षेप प्रेसिपिटेट, तो अवक्षेप क्या होता है? अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, जो उस विलयन में नहीं घुलता है और नीचे बॉटम में बैठ जाता है। तो 2 हो गया, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तीसरा है रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन यानी कलर चेंज, COLORCHANGE, कलर चेंज। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कलर चेंज भी होता है। अब कलर चेंज का एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब नींबू के रस के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उसका रंग गायब हो जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो कि बैगनी कलर का होता है, बैगनी कलर का, बैगनी रंग का होता है, इस पर हम नींबू का रस दे देते हैं, नींबू का रस, तो इसका जो है बैगनी रंग गायब हो जाता है। इसका तो पोटेशियम परमैंगनेट का बैगनी रंग क्या है? गायब हो जाता है। तो कलर परिवर्तन भी होता है। दूसरा है एसिड में जब लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो उसका भी कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए पहले। तो इस तरह से हमने यहां पर 3 विशेषताएं देखी हैं। पहला गैस का बनना, दूसरा है अवक्षेप का बनना, तीसरा है रंग परिवर्तन यानी कलर चेंज। अब चौथा है ताप में परिवर्तन, चौथा है ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन इसको कैसे देखेंगे? तो चूना के साथ जब पानी मिलाते हैं, चूना के साथ जब पानी मिलाते हैं तो उष्मा निकलता, उष्मा निकलता। इसको एक समीकरण से देखते हैं कि CaO प्लस H2O आपस में रिएक्शन करता है। CaOH का होल ट्वाइस और उष्मा निकलता, और उष्मा जब निकलता है तो ऐसी अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए जानते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप ये एग्जाम्पल को ही ले लीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कि CaO और H2O आपस में मिले तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और ऊष्मा निकली, तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब जब ऊष्माक्षेपी को समझे हैं तो ऊष्मा शोषी भी देख लेते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको घटित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी या इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में आपने प्रकाश संश्लेषण को पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण को पढ़ा होगा। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पेड़ पौधे जड़ से जल और वायुमंडल से CO2 लेकर के और सन से लाइट लेकर के भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इसमें जब तक सनलाइट नहीं मिलेगा तब तक ये अभिक्रिया नहीं होती है। तो हम लोग ठंड के मौसम में देखते हैं कि अगर धूप नहीं आती है तो धीरे धीरे जो छोटे पौधे के पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि उनमें भोजन नहीं बनता। तो क्यों? कारण यही है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और इसको ऊष्मा चाहिए और ऊष्मा नहीं मिलती है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2, इसमें जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर आपस में मिले किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा
ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो CO2 और H2O आपस में मिले, ये हमारा क्या बनाया? ग्लूकोज। ये हमारा ग्लूकोज बनाया, और जिसको पेड़ पौधे क्या करते हैं? यूज करते हैं अपने वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में मिले सनलाइट के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, और यहाँ पर ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन क्या हो गया? गैस निकला। ये ऑक्सीजन गैस, जिस ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या करते हैं? सांस के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से आपका केमिकल रिएक्शन का एक और विशेषता जो है समाप्त होता है। अब अगली विशेषता है अवस्था में परिवर्तन। अब अगली विशेषता है अवस्था में परिवर्तन। ये पांचवा है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, ये बर्फ जो है ठोस के रूप में रहता है और यह पिघल करके तरल के रूप में यानी पानी बन जाता है। ये ठोस से द्रव बन गया। ये भी अवस्था में क्या है? परिवर्तन है। और दूसरा देखते हैं कपूर। कपूर क्या होता है? जलता है तो डायरेक्ट क्या हो जाता है? गैस बन जाता है। पहले क्या रहता है? ठोस रहता है। तो हमने देखा कि बर्फ पानी बन गया, कपूर जो है गैस बन गया, यानी ये ठोस अवस्था में था, गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पहला विशेषता हो गया गैस का बनना, दूसरा हो गया अवक्षेप का बनना, तीसरा हो गया रंग का परिवर्तन या रंग में परिवर्तन, चौथा हो गया ताप में परिवर्तन, और पांचवा हो गया अवस्था में परिवर्तन। ये 5 विशेषताएं जो महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। इसलिए ये 5 विशेषताओं को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। कल के लिए रासायनिक समीकरण, जो आज मैंने अभिक्रिया को बताया है, कल रासायनिक समीकरण वाले टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।